क्या जंगें अब जमीन से नहीं बल्कि खला से लड़ी जाएंगी? फौजी मुहक्किकीन का सनसनीखेज दावा सामने आया है कि अब खला से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की मुकम्मल सलाहियत हम हासिल कर चुके हैं। ये मिसाइल ना सिर्फ मार्च 20 यानी 13,000 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हैं, बल्कि सिर्फ 30 मिनट में दुनिया के किसी भी हिस्से में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। री एंट्री ग्लाइड व्हीकल्स पर मबनी यह निज़ाम मौजूदा डिफेंस शील्ड जैसे S-400, थार्ड या पैट्रियट को भी बेबस कर सकते हैं। एक तरफ चीन खला को हथियार बना रहा है तो दूसरी जानब अमेरिका और बरतानिया भी हाइपरसोनिक दौड़ में कदम से कदम मिला रहे हैं। क्या दुनिया एक नए स्ट्रेटेजिक हथियार की दौड़ में दाखिल हो चुकी है? क्या खलाई हमले अब हकीकत का रूप धार चुके हैं? ये वीडियो देखें और जानें वो तमाम तफसीलात जो आलमी ताकतों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, चीनी फौजी मुहक्किकीन का दावा है कि वो अब खला से हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकते हैं, जिसमें री एंट्री ग्लाइडेड व्हीकल्स मार्च 20 तकरीबन 13,000 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखती है और 30 मिनट से कम वक्त में दुनिया भर में अहदाफ को निशाना बना सकती है। एस्ट्रोनॉटिका सिनिका में शाया होने वाली इस तहकीक में कहा गया है कि यह खला से शुरू किए गए हाइपरसोनिक सिस्टम रिवायती इब्तदाई वार्निंग के दिफा को नज़रअंदाज कर सकते हैं, ताहम इंफ्रारेड का पता लगाने और महदूद तदबीर जैसे चैलेंजेस अब भी तशवीश का बायस हैं। री एंट्री ग्लाइडेड व्हीकल्स मार्च को आला लिफ्ट टू ड्रैग तनासुब के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे वो तेज़ रफ्तार गैर मुतवक्के तदबीरें अंजाम दे सकते हैं। इन्हें सैटेलाइट, ज़मीन या दूसरे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो फौजी मनसूबा साजों को मजीद इख्तियारात और लचक फराहम करते हैं। मेरी असना अमेरिका और बरतानिया भी तरक्की कर रहे हैं। दोनों इत्तहादियों ने अभी 233 हाइपरसोनिक प्रोपल्शन टेस्ट किए हैं, जो कि एक मुश्तरका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेमोन्स्ट्रेटर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस दावे के मुमकिन असरात की बात की जाए तो किस किस मुल्क के लिए खतरा होगा, यह अहम बात है। यह स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करके रख देगा। अमेरिका, रूस, भारत या नेटो के लिए यह एक नया चैलेंज है। जबकि मिसाइल डिफेंस की नाकामी के हवाले से बात करें तो मौजूदा डिफेंस शील्ड जैसे S-400, थॉर्ड या पैट्रियट ऐसे हथियारों को नहीं रोक सकते, जबकि खला में मिलिटराइजेशन का आगाज इसे समझा जा रहा है। खला अब सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि बराह रास्त हमलों का जरिया भी बन रहा है। माहिरीन की राय की बात की जाए तो कई मगरबी दिफाई तज्जियाकार इसे गेम चेंजर करार दे रहे हैं, मगर कुछ साइंसदानों का कहना है कि खला से लॉन्चिंग में अभी भी कई तकनीकी रुकावटें मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से जो भारत के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान ने 3 अहम शराइत रख दी हैं, जिस पर हम थोड़ा आगे जाकर बात करते हैं। उससे पहले कुछ अहम चीज़ें हैं, उन शराइत को समझने से पहले वो ज़रा जानना ज़रूरी है। अमरीकी अस्करी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने अपने तज्जिये में लिखा है कि भारत पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के साथ टकराव में खुद को बरतर ना समझे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कारकर्दगी से पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया है। नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा है कि भारत ने पहलगाम हमले की शवाहिद देने के बजाय पाकिस्तान पर हमला किया। जंगे फरीकैन के गरूर और ला इल्मी से जन्म लेती हैं। तज्जिये में बताया गया है कि आम तासुर था कि भारत को पाकिस्तान पर बरतरी हासिल है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा बनवा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल सिस्टम में पाकिस्तान से बेहतर तस्वुर किया जाता रहा। भारत से जंग में पाकिस्तान की फौज ने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। अमरीकी अस्करी जरीदे के मुताबिक भारत के पास यूरोपीय और रूसी साख्ता जदीद हथियारों का इम्तजाज है, लेकिन पाकिस्तान ने जो कर दिखाया वो भारत क्या पूरी दुनिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और पाकिस्तान ने ये सब कुछ अपने जोरे बाजू पर किया है या चाइना की मदद से किया है, जबकि पाकिस्तान का दबाव भारत बर्दाश्त ना कर सका। भारतीय फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारा गिरने का एतराफ़ कर लिया है। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल उपदेश कुमार भारती ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से राफेल तैयारा गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहा कि हम हालत जंग में हैं, जंग में नुकसान होता है। भारत की मुसल्लह फ़ौज के अफसरान ने मीडिया ब्रीफिंग की। इस दौरान भारतीय एयर मार्शल AK भारती से पूछा गया कि क्या आप राफेल तैयारा गिराए जाने की तस्दीक करते हैं। उसके जवाब में कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं, और उसके साथ साथ जो भी स्ट्रैटेजिक सवाल उनसे किया गया या नुकसान के हवाले से उनसे सवाल किया गया, उन्होंने उस पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी कमज़ोरी जाहिर करेगा दुश्मन पर। और अगर भारत से मुज़ाकरात हुए तो किन 3 अहम चीज़ों पर होंगे,
ये पाकिस्तान ने वाजे कर दी और पाकिस्तान इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहा है। हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि भारत के साथ इन चीज़ों पर मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया इस मामले को सुन नहीं रही थी। लेकिन अब एक ऐसा मौका जो भारत ने खुद पाकिस्तान को फराहम किया, पाकिस्तान उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है। और पाकिस्तान का ये जो रवैया है, फ्रंट फुट पर आकर बिल्कुल एक सख्त रवैया जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आजमाया या अपनाया है, जहां पर अमेरिका कह रहा था कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, पाकिस्तान ने कहा कि हम रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे क्योंकि ये हमें आलमी कवानीन इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। अब इससे पाकिस्तान भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है। अगर भारत से मुज़ाकरात हुए तो पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 3 मेजर पॉइंट्स हैं और इन 3 मेजर पॉइंट्स पर जो भारत की हठधर्मी है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले अगर बात की जाए कश्मीर की, तो 2019 की कानून साजी में कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर करना भारत की जानिब से सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी थी आलमी कवानीन की। और उससे बड़ी खिलाफ वर्जी कि कश्मीरी आवाम चाहती है कि वो राय दे और वो बताए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। उनकी राय के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मौजूद हैं उस पर काम किया जाए। दूसरा अहम मामला जो बहुत अरसे से चल रहा था वो दहशतगर्दी का था। हमारे यहाँ कुलभूषण यादव मौजूद है, दीगर सबूत मौजूद हैं जिसमें जो कॉल्स की जाती हैं, जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करने के लिए, फिर उन लोगों को जो तरीक़ाकार बताया जाता है और फिर पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, अभी तो पाकिस्तान में मुतल्लिका हुकाम को इत्तला नहीं होती तो भारत की मीडिया को पहले इत्तला हो जाती है या सोशल मीडिया पर पहले खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो उनकी जहालत है और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो कोशिश है जिसके लिए वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान ने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि हम उस पर बात करेंगे। और जिन सेंटर्स में पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी की जाती है, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों में उन पर भी बमबारी की है और इनको भी तबाह कर दिया। अब जो तीसरा मामला है वो पानी का है। वो एक ऐसा मामला है जिसके हवाले से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत की अगली जंग जो होगी वो पानी पर होगी। अब भारत ने यह सोचा कि खित्ते के अंदर उसका जोरे बाजू शायद चल जाए। उसे लगा कि वो अमेरिका भी गया, पिछले दिनों नरेंद्र मोदी गए, फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी भारत आए, फिर पूरी दुनिया के अंदर उनकी ट्रेड चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। तो उनको लगा कि पाकिस्तान एक बहुत कमज़ोर मुल्क है और हम बहुत ताकतवर मुल्क हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, फिर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी और वो मुआहिदा जिसकी शिक में ये लिखा है कि यह मुआहिदा तभी ख़त्म होगा जब दोनों फरीकैन रिटर्न तौर पर देंगे, तो यकतरफा उस मुआहिदे को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर एक कार्रवाई की जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दे दिया। लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान के बहुत से स्कोर सेटल होने वाले हैं। अब देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी भारत ने हमें प्रोवाइड की और उसका फ़ायदा जो हमने उठाया, अगर हम इस तरह का रिस्पॉन्स ना देते तो पूरी दुनिया जंगबंदी के लिए बीच में ना आती, और पूरी दुनिया जंगबंदी के लिए बीच में ना आती तो पूरी दुनिया को ये इल्म ही ना होता कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। और अगर उनको ये इल्म ना होता तो फिर मसला कश्मीर एक बार फिर से उजागर ना होता। डोनाल्ड ट्रंप की अगर ट्वीट के अंदर कश्मीर का जिक्र वो करते हैं तो पूरी दुनिया ये देखती है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि वो लिखा हुआ एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसे पूरी दुनिया मानती है या सुनती है या देखती है या समझने की कोशिश करती है। तो पूरी दुनिया को ये पता लगा कि कश्मीर का मसला है जो उनको गाहे बगाहे पता लगता है। आप सिर्फ पूरी दुनिया में इस बात को देख लीजिएगा कि कश्मीर पर कौन लोग बात करते हैं। कश्मीर पर तो कोई इस्लामी मुल्क भी बात नहीं करता, कश्मीर पर तो खलीजी ममालिक भी बात नहीं करते, और कश्मीर का वो मसला है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में सबसे पुराना मसला है जो हल तलब है, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में लिखा है कि ये उनकी राय से हल होगा। अब उनकी राय का एहतराम क्यों नहीं किया जा रहा? तो पाकिस्तान के पास ये मौका है कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से एक पेशरफ्त कर ले, और पाकिस्तान का जो इसमें डट जाना है यही सबसे बेहतरीन अलामत है कि पाकिस्तान माजी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा संजीदा हमें अब दिखाई दे रहा है। उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उससे कबल क्योंकि भारत ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहा था कि जब से हमने कश्मीर को अपने साथ शामिल किया है तो वहाँ पर ट्रेड अच्छी हो गई है, वहाँ पर इकॉनमी अच्छी हो गई है, वहाँ पर लोग आना जाना यानी टूरिज़्म अच्छा हो गया है। लेकिन जब ये पहलगाम का वाक़या पेश आता है तो पूरी दुनिया के सामने एक और सच बेनकाब होता है। वो ये होता है
कि जब पहलगाम के वाक़े में पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है यकतरफा तौर पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ, तो वहाँ की आवाम से भारतीय मीडिया जा जाकर इंटरव्यू करता है। मुझे कोई एक ऐसा इंटरव्यू देखने को नहीं मिला जिसमें कोई कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ बोला। वो जो भी जाता था उसको मुंह की खानी पड़ती थी भारतीय मीडिया में से, और कश्मीरी आवाम उसके सामने हक़ाइक़ रखते थे और साथ पाकिस्तान की तारीफ भी करते थे और अपने उस अज़म का इयादा भी करते थे कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है, और इसमें मैं और आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं ये भी बहुत अहम है। आपने देखा सोशल मीडिया की कितनी ज़्यादा अहमियत है। आप इस अहमियत का अंदाज़ा लगाइएगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इख्तलाफात की वजह से पुराना ट्विटर और मौजूदा एक्स, यानी पहले इसको ट्विटर कहा जाता था, फिर एलॉन मस्क ने इसका नाम एक्स रख दिया, एक्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन आप सोशल मीडिया की अहमियत देखिए कि जब इस जंग का आगाज़ हुआ और ये गुज़िश्ता 4-5 दिन के अंदर जो होने वाले वाक़यात थे, पाकिस्तानी हुकूमत ने एक्स को खोल दिया। यह है सोशल मीडिया की हकीकत कि सिर्फ हम जंग एक रिवायती तौर पर नहीं लड़ रहे होते, बल्कि इस बार तो बहुत सी रिवायात भी बदल गई हैं। इस बार तो सिर्फ ये नहीं कि दुश्मन को देखते हुए जंग की गई, बल्कि दुश्मन को ना देखते हुए भी उस पर हमला किया गया और अपने निशाने लगाए गए। तो सोशल मीडिया की वो जंग है, एक तो फौजी जंग लड़ रहा है जो बॉर्डर पर या फ़ज़ाओं में या नेवी के लोग लड़ रहे, एक वो जंग है जो हमने लड़नी है, जो मैं ये बोल कर लड़ रहा हूँ और जो आप लिख कर लड़ रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, जो आप मौक़िफ़ को मरने नहीं देंगे। यानी अगर आप ये फैसला कर लें कि आज कश्मीर का एक हैशटैग का आगाज़ करेंगे और आप ये सोच लें कि रोज़ मैंने उस हैशटैग पर ट्वीट ज़रूर करनी है या सोशल मीडिया पर लिखना ज़रूर है, और इसी तरह आप लोगों को कायल करने में कोशिश हो जाए जो आपके साथ इस सिलसिले को शुरू करें, तो सोचें कि पूरी दुनिया देखेगी कि रोज़ एक ऐसा हैशटैग है जिस पर ट्वीट हो रही है या जिस पर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। वो किसी भी वेबसाइट पर हो सकता है, वो आप व्हाट्सएप के स्टेटस हो सकते हैं, या आप उसके अलावा इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, गर्ज़ कोई भी सोशल मीडिया जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट इस तरह पड़ता है कि लोगों के अंदर हम आहंगी होती है उस इशू के हवाले से, वरना लोग भूल जाते हैं जब तक उस इशू को दोबारा डेवलप करके ऊपर ना लाया जाए। तो इसलिए मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि वो इशूज़ जो हमारे लिए सबसे अहम हैं, जो हमारी जिस्म से ज़्यादा रूह के करीब हैं, जिसमें हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ये जो है वो नुकसानात हो रहे होते हैं, वो गज़ा का इशू हो जहाँ पर बर्बरियत हो रही है, या वो कश्मीर का इशू हो, या वो कहीं और का इशू हो, ये जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, वो आप तक पहुँचाता हूँ और आप अपना फीडबैक देते हैं। और आज की इस वीडियो के हवाले से भी आप अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आखिर में नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद और नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।